डीएम अनीता शर्मा सादे कपड़ों में अपनी छोटी बहन राधा के साथ एक ऑटो रिक्शा में बैठकर मॉल में शॉपिंग करने जा रही थी। तभी रास्ते में एक चेक पोस्ट पर पुलिस ने ऑटो रिक्शा को रोक लिया। इंस्पेक्टर रवि यादव ने ऑटो चालक से कागजात की मांग की और कमी निकालते हुए रिश्वत की मांग शुरू कर दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारे वाहन का इंश्योरेंस नहीं है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, चालान तो कटेगा ही। ऑटो चालक हाथ जोड़कर बोला, साहब मुझसे गलती हो गई, कागज मेरे पास हैं लेकिन घर पर छूट गए हैं, मैं कल दिखा दूंगा, कृपया माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर रवि यादव ने सख्ती से कहा, नहीं, चालान तो कटेगा, अगर चालान नहीं कटवाना चाहते तो 3,000 रुपए दे। यह सुनकर डीएम अनीता शर्मा चुपचाप पूरी घटना देख रही थी। ऑटो रिक्शा वाला विनम्रता से बोला, साहब अभी तो मैं घर से निकला हूं, दिन की शुरुआत ही हुई है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी तक मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया, मैं आपको कहां से पैसा दूं? पुलिसकर्मी तंज कसते हुए जवाब देता है, तुमने कल तो कमाया होगा, वह पैसा कहां गया, उन्हीं पैसों में से दे दो। ऑटो चालक ने निराश स्वर में कहा, साहब वह पैसे तो कल ही खर्च हो गए, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, आप मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मैं हमेशा अपने कागज साथ रखूंगा। इस पूरी बातचीत के दौरान डीएम अनीता शर्मा, जो ऑटो के पीछे बैठी थी, चुपचाप सब कुछ देख और सुन रही थी। जब पुलिस इंस्पेक्टर रवि यादव ने ऑटो रिक्शा वाले पर दबाव डालते हुए कहा, अबे गरीब भिखारी, तेरे पास 3,000 रुपए नहीं हैं, किसी भी तरह से मुझे 3,000 रुपए दे, नहीं तो तेरी ऑटो और रिक्शा को जब्त कर लिया जाएगा। ऑटो चालक बोला, सर मैंने क्या किया है जो मेरी ऑटो और रिक्शा आप जब्त करेंगे? मैंने कोई बड़ा अपराध किया है जो आप मेरा ऑटो रिक्शा जब्त करेंगे? यह सुनते ही इंस्पेक्टर आग बबूला हो गया और उस ऑटो ड्राइवर को एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, मुझसे जवाब देता है, तेरी इतनी औकात है? यह देखकर डीएम अनीता शर्मा को गुस्सा आ गया। वह ऑटो से उतरकर उनके पास गई और उन्होंने पुलिस वाले से कहा, आपको इस ड्राइवर को थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया? यह कोई तरीका है? यह भाई रोज मेहनत करके गाड़ी चलाता है, इसी कमाई से इसके घर का चूल्हा जलता है। अगर इससे कोई गलती हुई है तो आप इसे रिश्वत और थप्पड़ मारोगे और इसकी ऑटो को जब्त करोगे। यह कैसा कानून है? यह गरीब आदमी आपका पेट भरने नहीं आया बल्कि अपने घर का पेट पालने निकला है। उस समय डीएम अनीता शर्मा सलवार सूट और चप्पल पहने हुए थी और साधारण कपड़ों में थी। वे अपनी बहन राधा के लिए कपड़े खरीदने के लिए मॉल जा रही थी। पुलिस वालों को लगा कि यह कोई आम आदमी है जो उनसे इस तरह सवाल जवाब कर रही है। अनीता की बात सुनकर सब इंस्पेक्टर रवि यादव और भड़क गया। उसने तीखे स्वर में कहा, तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए? बीच में बोलने किसने कहा? ज्यादा बकवास मत कर वरना तुझे भी हवालात दिखा दूंगा। मैं पुलिस हूं, चाहूं तो अभी गिरफ्तार कर लूं। ज्यादा अकड़ मत दिखा, समझी? रवि यादव को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिससे वह इस लहजे में बात कर रहा है वह दरअसल एक डीएम अधिकारी है। अनीता ने शांत रहते हुए कहा, सर आप पुलिस वाले हैं तो क्या लोगों को लूटेंगे, गरीबों से जबरन रिश्वत लेंगे? यह जो आप कर रहे हैं यह न सिर्फ गलत है बल्कि कानून के खिलाफ भी है। अनीता की बात सुनकर रवि यादव आपा खो बैठा। उसने गुस्से में अनीता को थप्पड़ मार दिया और बोला, तू मुझे कानून सिखाएगी? तुझे उसी वक्त से देख रहा हूं, बहुत ज्यादा बड़बड़ा रही है। तुझे लगता है कि तुझे मुझसे ज्यादा कानून आता है? ज्यादा गुस्सा मत दिला वरना तुझे और तेरी बहन राधा दोनों को जेल में सड़ा दूंगा। चलो जल्दी ऑटो लेकर भागो यहां से। ऑटो चालक यह सब देखकर डर के मारे चुप था। वहीं अनीता ने अपने गुस्से को काबू में रखा। वह जानबूझकर अपनी पहचान उजागर नहीं कर रही थी क्योंकि वह देखना चाहती थी कि सब इंस्पेक्टर रवि यादव कितनी हद तक गिर सकता है। फिर वह ऑटो रिक्शा पर बैठी। कुछ देर बाद ऑटो ने उन्हें कपड़ों की मॉल पर उतार दिया। अनीता ने अपनी बहन राधा को अंदर ले जाकर उसके लिए सुंदर सुंदर कपड़े खरीदे। बाहर से भले ही अनीता शांत दिखाई दे रही थी लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया था कि इस सब इंस्पेक्टर रवि यादव को सबक सिखाना ही होगा। कानून का मजाक उड़ाने वाले ऐसे अफसर थाने में रहने के लायक नहीं हैं। मॉल से लौटने के बाद अनीता ने सोच लिया कि क्यों न थाने जाकर यह पता लगाया जाए कि वहां का माहौल कैसा है। आखिर रवि यादव वहीं काम करता है और अगर पूरा थाना ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है तो सिस्टम को अंदर से साफ करना जरूरी है। अगले दिन सुबह सीधे थाने पहुंच गई।
थाने में प्रवेश करते ही उसकी नजर सामने की कुर्सी पर बैठे इंस्पेक्टर सुरेश पांडे पर पड़ी। वह आराम से पंखा झलते हुए मोबाइल पर बात कर रहा था। अनीता सीधी उसके पास गई और बोली, सर, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। अनीता कुछ और कहती, इससे पहले ही सुरेश पांडे ने उसे बीच में टोक दिया। किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? तुझे पता नहीं, यहां रिपोर्ट लिखवाने की फीस 7,000 रुपए लगती है। पैसे लाई है क्या? अगर पैसे हैं तो बोल, वरना फौरन दफा हो जा। यह सुनकर अनीता की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह हैरान थी कि इस थाने में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है और जिले की डीएम अधिकारी होने के बावजूद उसे अब तक इसकी भनक तक नहीं लगी। अनीता ने गहरी सांस ली और सख्त स्वर में कहा, सर, आप हमसे रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। यह जो आप कर रहे हैं न सिर्फ गलत है बल्कि कानून के खिलाफ भी है। यह सुनकर सुरेश पांडे भड़क उठा और बोला, क्या कहा तूने? मैं गलत कर रहा हूं? तुझे मुझसे ज्यादा कानून आता है। ज्यादा बकवास मत कर, वरना अभी तुझे अंदर करवा दूंगा। अनीता समझ चुकी थी कि यह इंस्पेक्टर भी उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर रवि यादव था। उन्होंने शांत रहते हुए पूछा, आपके थाने का सब इंस्पेक्टर रवि यादव कहां है? सुरेश पांडे झल्ला कर बोला, क्यों, तुझे उससे क्या काम है? मुझसे सवाल मत कर, खुद जाकर बात कर ले। अनीता ने फिर कहा, सर, आप रिपोर्ट लिखिए, वरना मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। यह सुनकर सुरेश जोर से हंसा और बोला, तू मुझे धमका रही है? तुझे देखकर तो लगता है या तो तू भिखारी है या कूड़ा कचरा उठाने वाली या फिर किसी घर में झाड़ू पोछा करने वाली होगी। यहां रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब निकल जा, वरना धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। अनीता ने खुद को कंट्रोल किया। वह समझ गई थी कि यह सब के सब उसी पानी से नहाए हुए हैं जिस पानी से इंस्पेक्टर रवि नहाया है, और उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब इन्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। लेकिन पहले मुझे इनकी पूरी करतूतों को देखना चाहिए। फिर वह थाने से बाहर निकलकर थोड़ी देर सोची, फिर अपना मोबाइल निकाला और अपने अधिकारियों आईपीएस और आईएएस को फोन कर दिया कि इस थाने में मैं मौजूद हूं, आप लोग मेरी गाड़ी लेकर आओ। इतना कहकर वह दोबारा थाने में प्रवेश की। जैसे ही सुरेश ने उसे देखा, वह गरजते हुए बोला, यह लड़की फिर से आ गई, तुझे समझ में नहीं आता? चल, तुझे सबक सिखाता हूं। अब तो लगता है तुझे जेल में डालना ही पड़ेगा, सुरेश पांडे ने गुस्से से कहा। अनीता ने बिना घबराए धीमी मगर स्पष्ट आवाज में जवाब दिया, सर, मुझे सिर्फ रिपोर्ट लिखवानी है। आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए। अगर आप ही जनता के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो हम न्याय की उम्मीद किससे करेंगे? मगर सुरेश फिर वही रट दोहराने लगा, मैंने कहा ना, रिपोर्ट लिखवानी है तो 7,000 रुपये निकालो। बिना पैसे यहां कुछ नहीं होगा। बार बार परेशान मत कर, वरना धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा। अनीता मन ही मन सोच रही थी, कितने नीचे गिर चुके हैं ये लोग। इन्हें इतना भी नहीं मालूम कि किसी महिला से कैसे बात की जाती है। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, देखिए सर, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? कानून में कहीं नहीं लिखा कि रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जनता से पैसे लिए जाएं। आप साफ साफ कानून तोड़ रहे हैं। अगर आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो मैं आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगी। आप खुद को बड़ा अधिकारी समझते हैं, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। यह सुनकर सुरेश बुरी तरह तिलमिला गया। उसने 2 सिपाहियों को इशारा करते हुए आदेश दिया, इस लड़की को बाहर निकालो और सबक सिखाओ, ये ऐसे नहीं जाएगी। दोनों सिपाही अनीता की ओर बढ़े ही थे हाथ पकड़ने को कि तभी थाने के दरवाजे से कड़क आवाज गूंजी, रुको। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूम गईं और वहां खड़े देखकर सभी दंग रह गए। अंदर आ चुके थे आईएएस और आईपीएस अफसरों का दल, जो डीएम अनीता को बुलाने आया था। उनके पीछे कुछ और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी थे। उनमें से एक ने गुस्से में सुरेश पांडे पर नजर डालते हुए कहा, बेहुदा इंस्पेक्टर, यह क्या कर रहे हो तुम? अभी इसी वक्त वर्दी उतर जाएगी और जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। यह सुनते ही सुरेश के हाथ पांव कांपने लगे, माथे से पसीना टपकने लगा। हकलाते हुए उसने सफाई देनी चाहिए, साहब, यह लड़की। लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी करता, अनीता आगे बढ़ी। उसका चेहरा अब और भी तेज और दृढ़ लग रहा था। वह गूंजती आवाज में बोली, चुप रहो सुरेश, यह लड़की नहीं, मैं जिले की डीएम हूं और मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि यहां आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तुम्हें लगता है कि यह थाना तुम्हारी निजी जागीर है? अब समझ आएगा असली कानून क्या होता है। थाने का माहौल बदल चुका था। सिपाही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जिन 2 सिपाहियों ने अभी अभी अनीता को पकड़ने की कोशिश की थी, वे डर के मारे पीछे हट गए। आईएएस अधिकारी ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा और आदेश दिया, कांस्टेबल, तुरंत इंस्पेक्टर सुरेश को हिरासत में लो।
अभी इसी वक्त एक क्षण की भी देरी बर्दाश्त नहीं होगी, वरना अंजाम तुम जानते हो। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। जो सुरेश कुछ देर पहले शेर की तरह दहाड़ रहा था, वही अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। वह अनीता की तरफ देखकर रोते हुए बोला, मैडम, मुझसे गलती हो गई, एक मौका दीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन अनीता की आंखों में जरा भी नरमी नहीं थी। उसने ठंडे और कठोर स्वर में कहा, गलती तब गलती होती है जब वह एक बार हो। तुम्हारा अपराध गलती नहीं, आदत है, और इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। जनता की आवाज दबाना, कानून का मजाक उड़ाना और महिला का अपमान करना अपराध होता है, गलती नहीं। डीएम अनीता ने कठोर शब्दों में अपने अधिकारी आईपीएस को बोली, इन्हें तुरंत सस्पेंड करो और उनके हाथों में हथकड़ियां लगाओ। यह सुनकर आईपीएस अधिकारी ने इशारा किया और 2 सिपाही आगे बढ़कर इंस्पेक्टर सुरेश पांडे को हथकड़ी पहनाने लगे। थाना परिसर में मौजूद बाकी पुलिसकर्मी सिर झुकाकर खड़े थे। अनीता और आईपीएस अफसर ने आदेश दिया, इनको कैदी बना दो, आज से यह अफसर नहीं, अपराधी हैं। फिर वर्दी उतरवा दी गई, सफेद कैदी वाली ड्रेस पहना दी। चेहरों पर शर्म, गुस्सा, पछतावा सब एक साथ दिख रहा था। लोहे की सलाखों के पीछे धकेला गया तो सुरेश पांडे रोने लगे। अगर उस दिन थप्पड़ न मारा होता तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता।